कल की जोरदार तेजी के बाद बाजार में आज कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,250 के करीब, बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट की तेजी के साथ आज कर रहा है आउट परफॉर्म। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट थे, लेकिन दूसरी ओर इंडिया विक्स 3.5% से ज्यादा चढ़ा। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। सोने में तेजी बढ़ने से मुथूट और मणप्पुरम में जोश बरकरार, 2% से ज्यादा चढ़कर दोनों वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट से 6% भागा अर्बन कंपनी। वॉल्यूम में लगातार गिरावट से बीएसई कमजोर, लेकिन पैसेंजर ट्रैफिक में कमी से इंडिगो नीचे। उधर चार्ट जीपीटी, कोटक बैंक और प्रीमियर एनर्जीज में अच्छी तेजी। डिफेंस और मेटल शोरूम में अच्छी तेजी, 1% से ज्यादा चढ़ा डिफेंस इंडेक्स। डिफेंस में बीडीएल 3% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं मेटल में हिंडाल्को और वेदांता 2% चढ़े। वहीं आईटी, एफएमसीजी और फार्मा 0.5% फिसले। पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिलने से वेल्सपन कॉर्प में जोश, शेयर करीब 13% उछला। कंपनी की यूएस यूनिट को 17,200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। वही कंपनी की कुल ऑर्डर वैल्यू 42,000 करोड़ के पार निकली। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज मार्केट एक्सपर्ट ओम मेहरा जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। लेकिन लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी, जहां निफ्टी फ्लैट आपको नजर आएगा 20 अंक ऊपर। हालांकि निचले स्तरों से यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है बैंक निफ्टी। लगभग 173 अंक ऊपर 57,672 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि 57,772 आज इसका हाई है, इंट्राडे हाई से थोड़ा फिसला है। 57,700 का इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर टिकना काफी अहम है बैंक निफ्टी के लिए। ब्रेथ अच्छी है आज मार्केट की, क्योंकि 1900 से ज्यादा स्टॉक्स अगर आप देखें तो आज वहां पे खरीदारी होती हुई नजर आएगी आपको। डिक्लाइंस के आंकड़े थोड़े कम है, क्योंकि स्मॉल कैप्स अच्छा करते हुए यहाँ पर एक बार स्मॉल कैप का भी रखेगा आंकड़ा स्क्रीन पर। और निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखें तो करीब करीब 1% ऊपर है, और मिड कैप थोड़े फ्लैट नजर आएंगे आपको। आज जिस पॉकेट में स्ट्रेंथ है दैट इज प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज, बाकी सब बैकफुट पर है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। ओम जी के पास चलते हैं। ओम जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सबसे पहले, कल की अच्छी तेजी के बाद आज निफ्टी थोड़ा फ्लैट, लेकिन बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है। कितनी टिकाऊ बैंक निफ्टी की आपको रैली लग रही है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए? क्या अप्रोच होगी आज निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। और बिल्कुल, जो कल एक कंसेक्यूटिव डिक्लाइन के बाद एक मार्केट में एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला, और मोस्टली आज जो लीडिंग जो कंट्रीब्यूशन जो रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर्स के ही थ्रू रहे हैं। आज हमने देखा कि ऑल्दो स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में एक थोड़ी सी बिकवाली जरूर आती हुई, लेकिन एक प्राइवेट बैंक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, और जो कि लीडिंग कोटक बैंक, बंधन बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक में भी आज काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन एक मिला जुला संकेत है कि कंसोलिडेशन बेस से निकलने की तैयारी कर रहा है एचडीएफसी बैंक। तो हमारा फोकस ज्यादातर बैंक निफ्टी के ऊपर होगा। और अगर हम ब्रॉडर टर्म्स की भी बात करें तो कंपैरेटिवली अगर वीकली चार्ट पे देखें तो निफ्टी अभी भी अप्रॉक्स 0.5% डाउन है, और वही बैंक निफ्टी ग्रीन में अभी भी ट्रेड कर रहा है वीकली बेसिस पे भी। तो हमारा जो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी वो बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगी, क्योंकि काफी अच्छा है कि 57,000। और आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऐड करूं कि कल का लो भी बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया है। तो ऐसे में थोड़ा जो दमदम दिखाता हुआ नजर आ रहा है वो बैंक निफ्टी में है। तो 57,777, जैसा कि आज आपने बोला कि हाई लगा है, तो एक अटेम्प्ट रह सकता है फिर से रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक या फिर ऐसे ऐसे बैंक में भी एक नीचे से संभलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक मेजर बूस्ट दे सकता है, जो कि 880, 940 के उस पर आसपास एक अटेम्प्ट रह सकता है ड्यूरिंग द मार्केट सेशन। ओके, निफ्टी बैंक ज्यादा मजबूत निफ्टी के कंपैरिजन में, और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और
स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेजें। इसके अलावा आप CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके #AskAwaz करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आप श्रेया ठाकुर यानी कि मुझे पर्सनल DM करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नासिक से इस कड़ी में। हेमंत जी नमस्कार। हाँ नमस्ते मैम। जी सवाल आपका सर। मैम मेरे पास ट्रेंड है 3090 कैरेट से 60 क्वांटिटी है। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? ट्रेंड के बारे में मैम। हाँ, लेकिन सर आपका नजरिया क्या है? लंबी अवधि के नजरिए से, छोटी अवधि के नजरिए से होल्ड करना चाह रहे हैं या निकलना है आपको? क्या पूछूं मैं? होल्ड करना है मैम 1 से 2 साल तक। ठीक है, ट्रेंड आपने 3000 जी। और कुछ पूछना चाह रहे हैं हेमंत जी? और न्यू इंडिया भी मैम मेरे पास, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें खरीद क्या है आपकी? 210 की रेट से लिया है मैम। और यहाँ पर क्या नजरिया है? लॉन्ग टर्म। न्यू इंडिया एश्योरेंस 210 लिया है आपने, लॉन्ग टर्म नजरिया यहाँ पर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं ट्रेंड से। पहले ट्रेंड का लेकर आइए चार्ट स्क्रीन पर। और आपकी खरीद से नीचे कामकाज कर रहा है ट्रेंड। 3091 आपने खरीद बताई, 2950 पे कर रहा है कारोबार। स्टॉक बीच में चला था लेकिन पेशेंस काफ़ी टेस्ट कर रहा है। और ओम जी क्या करना चाहिए? इस स्टॉक से नहीं हो पा रहा। आप 6 महीने में बस करीब करीब 10% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। और इस बार तो स्टोर एक्सपेंशन भी कम हुआ है, Q1 के नतीजे भी उतने अच्छे नहीं लगे हैं। क्या करना चाहिए? लॉस झेल रहे हैं बहुत। जी, ट्रेंड की अगर हम ब्रॉडर चार्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जरूर यहाँ पे एक थोड़ा फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट की अगर हम देखें जो एक डायरेक्शनल वे में वो 3000 के लेवल से हमेशा एक स्टॉक एक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे और बनी रह सकती है। इनफैक्ट 1 से 3 महीने का भी एक टाइम हो जो कि एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे सकता है। बट बहुत ज्यादा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं है। मीन्स पेशेंटली अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म, जैसे यहाँ पे बात हुई कि इनका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल यहाँ पे पेशेंस टेस्ट करने वाली बात है। लेकिन मोस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा दिखा रहा है। जरूर यहाँ पे एक स्टॉक 3000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर 1 से 3 महीने के ये सस्टेन मूवमेंट 2800 से लेकर के 3100 का एक ब्रॉडर रेंज रह सकता है, जहां पे मल्टीपल टाइम एक अटेम्प्ट अपसाइड एंड डाउनसाइड भी रहेगा। बट 3100 के ऊपर निकलने के बाद ये स्टॉक काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट दिखा सकता है। और 6 महीने का नजरिया, 6 मंथ प्लस अगर नजरिया रखते हैं तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन यहाँ पे दिखाई जा सकती है। तो फिलहाल के लिए ये स्टॉक पे बने रहने की राय है। ठीक है, स्टॉक पे बने रहने की राय। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है ओम जी यहाँ पर? जी, यहाँ पे 2760 का यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। 2760 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इनका न्यू इंडिया एश्योरेंस पर है। 210 इनकी खरीद बताई, तो ऑब्वियसली उसके नीचे कारोबार कर रहा है तो लॉस झेल रही है। 184 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है इसने 22% का। ओम जी यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म इनका नजरिया क्या करना चाहिए? इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो जून वाला फेज में था, इन्होंने शायद वहां पे स्टॉक बाय किया है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल पीक पे बाय किया था। ऑलमोस्ट उस वक्त हाई 210 211 के आसपास ही लगा था और उसके ऊपर नीचे काफी स्टॉक में करेक्शन हुई है। बट ये अगर इस स्टॉक की पूरी चाल को देखें तो इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन या फिर एक क्रीपी स्टॉक हम जिसे कह सकते हैं, जो स्लो मूवमेंट अब शो करता है, तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी है। लेकिन अगर इसकी अगर नजरिया इन्होंने बताया है कि साल भर के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट फिर भी अगर इस स्टॉक से अगर निकलना चाहे तो अगर कोई भी बाउंस मिलता है अप्रॉक्स 190 195 पे, तो वहां पे जरूर एग्जिट कर सकते हैं, या फिर उनका नजरिया थोड़ा और ज्यादा रह सकता है तो होल्ड किया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए जो रिस्क डाउनवर्ड साइड में देखने को मिल सकता है वो 175 तक लेवल यहाँ पे एक फिर से रिटेस्ट होने के चांसेस है। तो इस लेवल से अगर नीचे फिसलता है तो स्टॉक में जरूर एग्जिट कर देने की राय है। और अगर फिर से फ्रेश अगर बाइंग करनी है तो 195 के ऊपर से ही एवरेज किया जाता है। फिलहाल के लिए स्टॉक काफी स्लो एंड स्टेडी है, तो एग्जिट की राय 195 तक रह सकती है और स्टॉप लॉस 175 के आसपास लगाना है।
195 के आसपास आए तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको और 175 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सुहास जी पुणे से। सुहास जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी, सवाल आपका। मेरे 2 सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछें। मैम मेरा पहला सवाल है बीएससी के ऊपर। वो 75 क्वांटिटीज है 4388 के बाय प्राइस से। ठीक है। और दूसरा सवाल है लोटस डेवलपर 198 की बाइंग प्राइस है, 101 शेयर से लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ठीक है। बीएससी बहुत लॉस हो गया आपको, 4388 की आपकी खरीद है और 1138 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं क्योंकि 3250 के आसपास कामकाज कर रहा है और इसमें और गिरावट की आशंका, जिस तरीके से कैश के बाद एक वॉल्यूम में असर पड़ा है तो बीएससी मार झेल रहा है। उसकी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं ओम जी? इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है, बहुत लॉस हो गया बीएससी में। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से बीएससी में एक करेक्शन फेज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रॉडर चार्ट का अगर हम देखें तो करेक्शन और स्टीप हो सकता है। इनके लेवल, बाइंग लेवल जो है अप्रॉक्स काफी हाई है, तो यह कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा क्योंकि जो एक मिला जुला एनएससी की आईपीओ के बाद भी जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट आए थे और काफी जो डाउनग्रेड भी हुए हैं मेजर रेटिंग कंपनी को दे रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सारे कैपिटल स्टॉक में कुछ एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला था, बट बीएससी उस ऐसे बाउंस में भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने में नाकामयाब रहा है। तो ऑल्दो बहुत ज्यादा अगर ड्यूरेशन, अगर 6 से 1 साल तक का ड्यूरेशन है तो फिलहाल के लिए एग्जिट करने की रहेगी, लेकिन अगर नजरिया 1 से 3 साल के प्लस तक का है तब ये स्टॉक ही होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें पेन और गहराता हो जा सकता है और एक मोस्ट प्रोबेबली जो अटेम्प्ट रहेगा वो 3000 से लेकर के 31 तक का भी हो सकता है। तो अगर इतना लॉस अगर झेलने की स्टॉक में अगर बने रह सकते हैं तो ही होल्ड करें, वरना सेल ऑन राइज पे एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। फ्रेश एंट्री आप 3 से 6 महीने के बाद एक ले सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है, थोड़ा पेन और देखने को मिल सकता है बीएससी में, उसके बाद फ्रेश बाइंग की सलाह होगी तो फिर आप एक अपडेट ले लीजिएगा। दूसरा इनका प्रश्न है श्री लोटस डेवलपर्स पर, रियल्टी पैक की कंपनी है और ये इनफैक्ट अगर आप बात करें लिस्ट हुआ है हाल ही में और लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी इसकी ओम जी, 167-68 के आसपास इशू प्राइस था। अब क्या किया जाए, एक बार रखेंगे स्क्रीन, 166 पे कर रहा है कारोबार, 3 महीने में ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं इसने। स्टॉक में काफी ज्यादा इसमें वॉल्यूम्स अभी फिलहाल के लिए भी देखने के नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में जरूर रह सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म का अगर जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो 158 से लेकर के 157 तक यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट जोन रह सकता है और ऊपरी लेवलों के अगर वहां पे 175 को अगर ब्रीच करता है तो ही स्टॉक में एक अपर साइड में मोमेंटम दिखा सकता है। तो मिला जुला एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं अनलेस एंड अंटिल 155 158 के नीचे अगर इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड बने रहे और 175 तक आ सकता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 175 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है लोटस डेवलपर्स में। आगे बढ़ते हैं, हमारे से जुड़ रहे हैं विक्रम जी मोहाली से। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका। मैडम मेरे पास टाटा कैपिटल के 522 शेयर्स हैं 326 के भाव से। मेरा नजरिया इसमें 1 से 2 साल का है और सेकंड मेरे पास हुडको है 1000 शेयर्स 197 के, उसमें भी मेरा व्यू एटलीस्ट 1 ईयर का है। ठीक है, शुरुआत करते हैं टाटा कैपिटल के साथ। ये स्पेस फोकस में है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, आप इसमें प्रॉफिट में भी हैं। फाइनेंशियल सर्विस स्पेस में अच्छी तेज़ी ओम जी और 326 इन्होंने अपनी खरीद बताई तो ठीक ठाक प्रॉफिट ले रहे हैं। 1 महीने में 5% के करीब चला ये काउंटर। इस साल में अब तक देखें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रही है 7%। क्या यहाँ से मुनाफा और बढ़ेगा इनका? जी बिल्कुल, ये अप्रॉक्स प्रॉफिट में भी बने हुए हैं और मोस्टली अगर हम ब्रॉडर चार्ट्स की अगर हम बात करें तो 365 लेवल
काफी इंपॉर्टेंट जोन है 360 टू 365 के, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो एक जो ब्रॉडर प्राइमरी ट्रेंड है अभी भी हायर हाई इसके ऊपर है, और काफी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म एंड लार्ज मूविंग एवरेज के इसके ऊपर है। वॉल्यूम्स में जरूर स्पाइक देखने को मिली है, तो एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि 350 से लेकर के 375 तक रह सकता है। तो स्टॉक में बने रहे फिलहाल के लिए। प्राइमरी ट्रेंड हायर है, थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर होल्ड टेस्ट कर सकता है, बट बेसिकली 375 के ऊपर या स्टॉक अगर निकलता है तो इसमें अच्छे खासा इसमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए स्टॉक में बने रहने की राय है। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। 375 क्रॉस करे तो फिर और तेजी बढ़ सकती है। हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर काउंटर इनकी खरीद से नीचे कामकाज कर रहा है, कुछ खास किया भी नहीं है इस काउंटर ने। इस साल में अब तक 17% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। चार्ट्स में दम तो नजर नहीं आ रहा, क्या किया जाए ओम जी? ये स्टॉक में बिल्कुल एक कभी कभी ही बाउंस देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मुनाफा इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो फिलहाल के लिए जो स्टॉक में एक बेसिकली लास्ट 3 महीने का अगर हम एक ब्रॉडर टर्म्स की चार्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो एवरेज जो अपसाइड हमें देखने को मिले थे, वहां से फिर एक स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाउन साइड ही ज्यादा है, और एक रिटेस्ट लेवल जो कि अभी 187 के आसपास भाव पे चल रहा है, तो 175 178 के आसपास ये स्टॉक गिर्स आई मीन एक रिटेस्ट लेवल जो हो सकता है। तो फिलहाल के लिए स्टॉक में एग्जिट करने की राय रहेगी जब तक ये लगभग 200 के ऊपर नहीं निकलता है, जो कि थोड़ा सा क्रूशियल लग रहा है अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में। ठीक है, हुडको पे ये राय हो गई। चलिए वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आज के मेहमान हैं बॉर्डरलेस के सीईओ केविन लेटिनिटी। केविन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड जहां तक बॉर्डरलेस की बात है, इट इज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मेजर पायलट विद मास्टरकार्ड अप्लाइंग मास्टरकार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल्स टू क्रॉस बॉर्डर स्टेबल कॉइन पेमेंट्स. You've noted that while moving money is easy, it is trust and compliance that are the difficult things, especially when you deal in 100 countries. You know, really what we do well at Borderless is we provide the connectivity layer that connects all of these stablecoin enabled PSPs together for rails and liquidity. And we're great at the technical infrastructure, we're great at the operations infrastructure, but we're not necessarily great at creating compliance frameworks and governance that can scale globally. So what MasterCard has done through this pilot with Borderless is they've said their core business is creating governance and trust that scales globally, right? Whether it's products like MasterCard Move or the card networks. So they're bringing that into the stablecoin world in this pilot with us. So instead of having to go and KYB or KYC with a dozen different locally regulated entities for payments companies or financial institutions or fintechs that want to move funds into 60 different countries, now they can go and they can get their compliance program reviewed by MasterCard. And as long as that compliance program meets the governance standards, then they can be part of this crypto credential ecosystem that's connected into Borderless. And through that ecosystem, they can transact with any of the locally regulated counterparties that are also part of that same governance standard. So outside of the stablecoin world, right, imagine a world in which the banks had to KYB with every other bank they ever wanted to send money to. That doesn't work, right? Reliance is how we do compliance at scale in financial systems. And with the MasterCard pilot, we can finally bring that to stablecoins. Kevin, Masterclass is traditional finance, and when you look at stablecoins, well, that is decentralized. Would you say that the asset speed with traditional multi-party rulebooks is what you're working with right now? So the compliance aspect is actually incredibly similar. If we step back from the stablecoin layer for a minute, ultimately what MasterCard's core business is, I would argue, and granted I don't work at MasterCard, I would argue it's not cards, I would argue that it's franchise rules, right? And yes, we have decentralized assets in the sense of stablecoins, but we still have centralized market participants. And what I mean by that is the on and off ramp in the US, right, is often licensed by the OCC, or at least has money transmission licenses. The on and off ramp in Brazil is licensed by the Brazil regulatory regime. The on and off ramps in India are licensed by the Indian regulatory regime, et cetera, et cetera. So while the settlement asset itself is decentralized, something like USDC, USDT, OUSD that you could theoretically take into, unhosted wallets and things like that, when you're at the perimeter of
stablecoins and the local banking rails, that on-ramping and off-ramping activity, that's not decentralized, right? That's done by centralized, locally regulated players. And those are the perfect types of companies that you can bring franchise rules to. All right. वेल केविन हमें बता रहे हैं कि उन्होंने मास्टर कार्ड के साथ यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट किया है जहाँ पर मास्टर कार्ड के द्वारा जो 100 कंट्रीज जहाँ पे वो डील करता है वहाँ पर स्टेबल कॉइन्स के जरिए यहाँ पर काम हो पाएगा। ऑफ कोर्स हर कंट्री की अपनी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर, फॉरेक्स को लेकर भी, और इन चीज़ों के साथ वो यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ एज ऑफ नाउ काम कर रहे हैं। लेकिन केविन, लुकिंग एट करंट लैंडस्केप, हाउ हैव एंटरप्राइज एक्सपेक्टेशंस शिफ्टेड from basic token issuances to demanding sophisticated, automated back-end forex routing? I think when we look at what our customers are doing, they're starting from very, very simple pilots, right? And we sell primarily into enterprise scale PSPs, corporates, fintechs, and then banks a little bit now. And what we've seen is a lot of this started with exploration, and a lot of this started with pilots. And the pilots all came with tremendous skepticism, right? I've been moving money around the world using correspondent banking or using fintech infrastructure, right? Think of like the Airwallexes of the world for a very, very long time. Are stablecoins and is blockchain technology actually going to accomplish anything for me? Or is this just another fad that's going to die off like so many others? And what we're seeing now around expectations is that people are getting actual money movement. And it all depends on the corridors, right? A lot of what we spend our time on is, does this corridor actually make sense for stablecoins? Let's take something like EU-US, makes absolutely no sense. Most traded FX pair in the world. SWIFT settles T0 in most of those corridors. There's really not much value proposition. But when you get into emerging markets and when you get into exotics, that's where we look at what is the cost of pre-funding these balances and what is the cost from an FX perspective of being in a volatile currency or forward hedging that currency away. And that's where we start to see that, wait a minute, if I have a way where I can move value 24/7 in near real time, now all of a sudden, instead of a week's worth of float that I need to hold in this country in order to pre-fund my transactions, now all of a sudden that cuts down to a day or even to a few hours. And that's where we're seeing the cost savings from corporates. And ultimately what they care about is reliability, security, and compliance more so than anything else. And that's part of why this pilot is such a big deal for the stablecoin world, because reliability is really solved at the local layer. Security is solved in part by companies like Borderless, but also by the wallet providers and that part of the industry. And now compliance and trust, to have a player the size of MasterCard step into it is really an incredible milestone. वेल एब्सोल्युटली, यहाँ पर अब मिनटों में काम होने लगा है जहाँ पर कंट्री टू कंट्री फंड्स शिफ्ट करने की बात की जा रही है। केविन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम यहाँ पर किया जा रहा है बॉर्डरलेस और मास्टर कार्ड के बीच में, जहाँ पर करीबन 80 से 100 कंट्रीज के बीच में अब एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट चलती हुई नजर आ रही है, और ये स्टेबल कॉइन्स के द्वारा है। स्टेबल कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो कि बैक्ड बाय होते हैं फिएट या कमोडिटी। डॉलर से ज़्यादा ये बैकिंग होती है यहाँ पर, लेकिन गोल्ड से भी बैकिंग यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स में देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी सेफ, ऑटोमेटेड, रिलायबल और कंप्लायंस के साथ किया जाने वाला काम है, जैसे हमें केविन बता रहे थे। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत, हम लौटेंगे और बात करेंगे यहाँ पर मार्केट्स की, स्टॉक स्पेसिफिक्स की। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।